अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। 12 बजे का ये तकरीबन वक्त है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आधी रात गुजर चुकी है, अगला दिन शुरू हो चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में ये फैसले सुनाए गए 9 मई केसेस के। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की अदालतें रात को 11 बजे तक बैठकर अदालतों के फैसले सुना रही हैं और लोगों को सज़ाएं सुना रही हैं, वो भी 10-10 साल की। तो पहले आपने देखा कि जो सरगोदा की अदालत है उसकी तरफ से फ़ैसला सुनाया गया और अब 9 मई के मुकदमात में लाहौर की कोट लखपत जेल में जो एक ट्रायल जारी था उसका फ़ैसला भी सुना दिया गया है। बड़ी अहम खबर आपको बताते हैं। आज एक और अफसोसनाक खबर है पीटीआई के लिए भी, जनरली भी आज लोग उदास हैं ये खबर सुन के, क्योंकि हमाद अजहर साहब के वालिद मोहतरम जनाब मियाँ अजहर साहब, जो कि सिटिंग एमएनए भी थे और साबिक गवर्नर रह चुके, एक तवील उनकी हिस्ट्री है सियासत की और बड़े गैर मुतनाज़ सी शख्सियत, वो क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया है क्योंकि आज बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई है उनकी फैमिली से और उसी के थ्रू इमरान खान साहब की बातचीत भी उन तक पहुंची है। तो उस सारी गुफ्तगू की वजह से कुछ ना कुछ इमरान खान साहब का हाल भी पता चला है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी अब मुझे बहुत से खदशात होना शुरू हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी 9 मई के मुकदमात के फैसलों की। बहुत से केसेस हैं लेकिन एक ट्रायल जो है वो मुकम्मल हुआ। ये 14 लोगों पे ट्रायल चल रहा था जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। ये फैसले आज के रोज़ सुनाए जाने थे और शाम से रात और रात से आधी रात पड़ गई, लेकिन जज साहब भी बज़द थे कि ये फैसले आज सुना के ही उठेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह मज़हक़ा ख़ेज़ अंदाज से चीज़ें करते हैं कि जो नहीं भी तनकीद बनती वो भी फिर शुरू हो जाती है। भाई इतनी क्या इमरजेंसी है कि आपने रात को ही ये फैसले सुना के जाने? आप सुबह भी फैसला सुना सकते हैं, अगर लिखने में कुछ वक्त दरकार है तो आप एक आध दिन बाद फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इस तरह से हुक्म का पालन होता है कि फिर जज साहब बेचारे चाहे सुबह 8 बजे से बैठे हों और रात के 12 क्यों ना बज जाएं, वो बेचारे हिल भी नहीं पा रहे होते। तो ये सूरत हाल होती है। तो बहरहाल जी, जज साहब ने एक मुकदमे का फैसला सुनाया। इस अहम मुकदमे में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व थी और नामजद थी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूदुर रशीद साहब और एजाज चौधरी साहब, ये सब शामिल थे और इसके अलावा कुछ कारकुन भी नामजद थे। तो आज जो जज साहब ने इस केस का फैसला सुनाया है, ये शेरपाव ब्रिज का जो मामला था वहाँ पर वहाँ से यानी ये मुकदमा जो था FIR कटी थी इसकी। तो इसके अंदर जनाब इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, महमूदुर रशीद साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, इसके साथ साथ अफजाल पाहड़ साहब, इन सब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। जबकि इनके साथ दीगर भी कुछ और मुल्ज़िमान को भी सज़ा सुनाई है। जबकि मजमूई तौर पर 6 जो मुल्ज़िमान हैं उनको बरी कर दिया गया है, जिनमें एक जो थोड़ी सी रिलीफ वाली खबर है वो शाह महमूद कुरैशी के लिए है कि जिनको बरी कर दिया गया है बाइज़्ज़त। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त लाहौर के अंदर ही मौजूद नहीं थे, उनकी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कराची में मौजूद थे। तो यहाँ पे जो मुकदमात हैं उनका किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट साबित करना ज़ाहिर एक मुश्किल था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं जी, उनको बरी कर दिया गया और बाकी जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और सीधी ठक ठक 10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ साथ कुछ दीगर जो 5 कारकुनान हैं उनको भी बरी किया गया है। तो ये जी सूरत हाल है। जैसे वो आवाज़ लग रही होती है ना 10-10 साल 10-10 साल, तो वो थोक के हिसाब से सज़ाएं सुनाई जा रही होती हैं। तो वो हाल है कि स्टैंडर्ड कोई सेट हुआ है, किसी ने बल्कि आज बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि बाटा रेट है कि भाई यही सज़ाएं सबको सुनाई जानी है, कि फ़िक्स रेट है जिसके ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कुछ हो सकता। इससे पहले जो सज़ाएं सुनाई गई सरगोदा की अदालत से, वो भी इसी तरह 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई और अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल रही है। हालांकि ये बड़ी हैरान कुन बात होती है, अगर कुछ लोग एक साथ एक जगह पे मौजूद हों तो हर एक का जुर्म एक जैसा नहीं होता।
تو سزاؤں کی نوعیت بھی مختلف ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر اتنا بھی تردد نہیں کیا جا رہا کہ سزاؤں کو آگے پیچھے کر کے, مطلب اس سے تو بہتر ملٹری ٹرائلز ہی تھے معذرت کے ساتھ, کہ کم از کم انہوں نے کچھ تو تکلف کیا کہ کسی کو 2 سال, کسی کو 5 سال, 4 سال, 7 سال, 10 سال سنائی. لیکن انہوں نے تو ایک ہی ریٹ لگایا ہوا ہے کہ جی سب کو 10 سال ہی سزائیں سنانی ہیں. تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر 10 سال کی سزا سنا دی گئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہے کہ وہ تو منع کر رہی تھی کہ اندر کوئی نہ جائے, باہر ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, پورا من رہنا ہے. اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھی خاتون ہے, کوئی پیشہ ور دہشت گرد تو ہے نہیں کہ آپ انہیں 10 سال کی سزا سنا رہے ہیں. اور اسی طرح سے باقی جو یہ جتنے بھی آنریبل ممبرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ کبھی نہیں رہا ہے. لیکن یہاں پر کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں گیا. ان مقدمات کا جتنا بری طرح سے یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹرائل بھی ہوا, اور جس طرح بری طرح سے ایکسپوز کیا ان کے وکلاء نے جرا کے دوران ان کے گواہوں کو, پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے اس کیس کے. ذرہ برابر بھی کسی میں ایمان کی رمق ہو تو وہ اس طرح کی سزائیں نہیں سنا سکتا. لیکن کیا کہنے ہماری عدالتوں کے, وہ سنا سکتی ہیں اور انہوں نے سنائے. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ یہ باقی سب ان کو 10 سال قید کی سزا سنانے کا جو مقصد نظر آ رہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ چھوٹی سزا ہوتی ہے 6 سال یا 5 سال کی تو وہ عام طور پہ فوری معطل ہو جاتی ہے. لیکن 10 سال کی سزا سنائی گئی ہو تو پھر اس کے معطل ہونے میں بھی ذرا 2-4 سماعتیں لگ جاتی ہیں. اگرچہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ ملزمان آلریڈی 2 سال سے جیلوں میں ہیں تو ایسی بنیاد کے اوپر عام طور پر ریلیف مل جاتا ہے. ہائی کورٹس میں جب اپیلیں دائر کی جاتی ہیں تو ان کی سزائیں فوری معطل ہو جاتی ہیں. مرکزی اپیلیں نہ بھی لگیں, کم از کم سزا معطلی کی اپیلیں لگ جاتی ہیں اور سزائیں معطل کر دی جاتی ہیں اگر آلریڈی 2 سال سے لوگ جیل میں ہوں. لیکن یہ عام طور پر ہوتا ہے. ہم تو چونکہ اس وقت خاص حالات کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ ریلیف جو عام قیدیوں کو, عام جرائم پیشہ افراد کو مل جاتے ہیں وہ ان لوگوں کو تو کسی صورت ملنے نہیں لگے, کیونکہ یہ تو اس وقت خاص لوگ ہیں اور ہٹ نشانے پر ہیں. تو اس لیے فوری تو کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ ان کی جھٹ پٹ کوئی اپیلیں لگیں گی اور سزائیں معطل ہو جائیں گی. وقت لگے گا. اور آگے بھی جو عدالتیں ہیں, ہائی کورٹس بھی ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا بڑی آزاد عدالتیں ہیں؟ کیا ہائی کورٹ میں تماشے ہم نہیں دیکھ رہے جو ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے معذرت کے ساتھ ان عدالتوں سے تو کوئی امید ہے نہیں. البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے اوپر بہت سے لوگ بات کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کلیئرٹی لے لیں کہ شاہ محمود قریشی پر صرف یہ ایک کیس نہیں تھا 9 مئی کا, وہ اور بھی کیسز میں نامزد ہیں. دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ابھی فوری طور پر رہا نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ جب تک ان کی ان مقدمات میں یا تو سزائیں ہو جائیں گی یا بری ہو جائیں گے یا ضمانتیں ہوں گی تب ہی ان کی جو جیل کا تالا ہے وہ کھلے گا. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے اوپر 2 جو مقدمات مین بنائے گئے تھے, ایک سائفر کیس اور دوسرا 9 مئی کے مقدمات. سائفر کیس میں آلریڈی ان کی بریت ہو چکی ہے اور 9 مئی کے بھی ایک میجر مقدمے میں بریت ہو گئی ہے. تو یہ چیز آلریڈی ان کے حق میں جائے گی آگے کے ٹرائل میں. کہ اور باقی بھی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ایویڈنس کے طور پر آئے گا کہ جی دیکھیے اسی طرح کا مقدمہ وہاں پہ بھی تھا اور وہاں پہ وہ بری ہوئے ہیں, تو ان کو یہ قانونی طور پر ایک سپورٹ اس فیصلے کی وجہ سے مل جائے گی, جس کے لیے تھوڑا ان کے لیے آگے چل کے ریلیف ہو بھی سکتا ہے. اس ساری صورتحال پر بہت سے لوگ ہمیشہ کی طرح شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو جی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ جو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب کی, اس کا مطلب ہے کہ آپس میں ٹانکا فٹ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب یہ جی پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیں گے, اب یہ پی ٹی آئی کی سربراہی لے لیں گے اور ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بری اس لیے کیا ہے. تو اس طرح کی تھیریز آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گی. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, یہ ساری آفرز جو تھیں اس وقت سے ان کی ٹیبلز پر موجود تھیں. تو اگر انہوں نے یہ آفرز ہی لینی ہوتی تو وہ 2 سال جیل میں نہ بیٹھے رہتے, وہ اس سے پہلے بھی یہ آفرز لے کے باہر آ سکتے تھے. لیکن انہوں نے وہ آفرز ایکسیپٹ نہیں کی اور 2 سال 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے, اس کے باوجود بھی 2 سال وہ مسلسل جیل کاٹتے رہے ہیں اگرچہ وہ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے ہماری عدالتوں کی ستم ظریفی کہ کس طرح سے یہ بے گناہ شخص کو آپ نے 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے, تو کس کے سر پر ہے ان کی ان 2 سال کی قید کا گناہ, کس کے سر پر ہے؟ آپ انہیں باقی مقدمات سے بھی بری کر دیں گے لیکن جو 2 سال وہ جیل میں رہے ہیں وہ ان کے 2 سال کون لوٹائے گا؟ اور وہ ایک یعنی ایسے شخص ہیں جنہوں نے 70 سال جن کی عمر ہے, جن کو بیماری شماری بھی بیچ میں آئی ہے, معاملات ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ سب چیزیں برداشت کی. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے
अल्लाह करे उनकी रिहाई मुमकिन है, वो बाहर आएँ। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि अगर कभी भी किसी ने सीरियसली इस बात पे सोचा होता कि जी मुज़ाकरात से मसला हल करना है, तो सबसे उसका जो अहम पॉइंट होता वो ये होता कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस संजीदगी से कभी इस पे सिंसेरिटी से सोचा ही नहीं। तो अब अगर सारे मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, उनमें शाह महमूद का भी मुकदमे का फैसला हो रहा है, तो अगर उसके बावजूद भी लोग इसको डील करेंगे तो फिर उनकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है। कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम शक करें, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत से शकूक व शुबात को उल्टा मैं कहूँगी शिकस्त दी। क्योंकि वो तो जब इमरान खान साहब के साथ थे, जब चीज़ें नॉर्मल भी थी, तो लोगों का ख्याल ये था कि कभी इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले ये छोड़ जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने इसके बरक्स कितनी जाफिशानी से और वफादारी से इमरान खान साहब के साथ भी निभाया और जेल भी काटी, बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो ये फ़ैसला इस तरह से है, लेकिन बाकी जो इंसाफ का कत्लेआम हुआ है वो आप देख रहे हैं। बल्कि मैं ये सरगोदा की अदालत के भी फ़ैसले पढ़ रही थी, वो फ़ैसला कहना उसको फ़ैसले की तौहीन है, वो मजाक है। मतलब आप वो फ़ैसला पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जोक लिखे हुए हैं, यानी साफ उसमें लिखा हुआ है कि जनाब इन अहमद चट्ठा साहब ने या जो दीगर सज़ाएँ हुई हैं कि जनाब इन्होंने, वो जो अहमद भच्चर साहब हैं और बाकी, कि जी इनका पीटीआई से ताल्लुक़ साबित है और इन्होंने पीटीआई को अबंडन नहीं किया। यानी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जिन्होंने उधर मौके पे मौजूद होते हुए भी उनके ऊपर जुर्म भी किसी हद तक अगर साबित हो रहा होता तो उन पे ट्रायल ही नहीं आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जी उन्होंने मजम्मत करके पीटीआई छोड़ दी, और वो लोग जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा और वो अपनी जमात में मौजूद रहे, इमरान खान साहब के साथ वाबस्तगी रखी, उनको एज़ पनिशमेंट सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। और ये बात अदालती फ़ैसले में लिखी है कि जी उनकी पीटीआई से वाबस्तगी साबित हो गई। गोया ये एक बात मजाक है कि जी कोई अगर पीटीआई से वाबस्ता है तो उसको किसी भी केस में आप धर लेंगे और फिर उसको उस पर सज़ा सुना देंगे। तो आज पीटीआई को एक सेनेटर उनके जो हैं एजाज चौधरी साहब, उनकी नाअहली बर्दाश्त करनी पड़ी है। एमपीएज़ हैं उनके, 3 एमपीएज़ की नाअहलियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं और 2 एमएनएज़ की भी नाअहलियाँ हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज पीटीआई के लिए कितना भारी दिन था। लेकिन ये भी पहला दिन था, अभी मज़ीद सिलसिला आगे चलना है और अभी 40-45 लोग मज़ीद इनके नाअहल होने की तरफ जाएंगे। तो ये तो बात वाज़ेह है। आज एक और पीटीआई की जो सीट है एमएनए की, वो आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर के साथ वो भी एक और उनकी सीट जो है वो खाली हो गई है, क्योंकि एमएनए मियां अज़हर साहब जो थे वो अल्लाह ताला की रज़ा से इस दुनिया से चले गए हैं। हमाद अज़हर साहब के वालिद बहुत ही नफीस शख्स, बहुत ही शाइस्ता शख्स, बहुत ही बाकिरदार और बावकार शख्स, गवर्नर भी रहे और इसके अलावा भी सियासत में अपना मकाम रखते रहे। और अभी भी वो हमाद अज़हर साहब के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए तो फिर मियां अज़हर साहब के कागजात उन्होंने उसी हलके से, अपने हलके से जमा करवाए और वो जीत भी गए, बड़ी भारी लीड से जीते और हलफ भी उठाया। अगरचे वो बहुत मुतहरिक नहीं थे, ज़ाहिर है उनकी 80 साल से ज़ायद उम्र है और वो फिर उस तरह से सियासत में मुतहरिक तो नज़र नहीं आए। एक आध मरतबा वो बाहर निकले किसी एहतजाज में और उनको मुझे याद है पत्थर भी लगा था। तो वो जो हैं अब बीमार थे। कुछ दिन पहले मेरी हमाद अज़हर साहब से बात भी हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जो वालिद हैं उनके वो बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला उनके लिए आगे की मंजिलें आसान करे। वो एक नफीस शख्स थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आज मैं देख रही थी कि ये ख़बर सुनकर इवन जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से भी अफसोस का इजहार किया जा रहा था। बहुत से जर्नलिस्ट उनके बारे में बहुत अच्छे कलिमात कह रहे थे। तो ये एक अच्छे शख्स की निशानी होती है कि उसके जाने के बाद लोग दिल से अफसरदा भी होते हैं, उसको याद भी करते हैं और उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। तो मियां अज़हर साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला हमाद अज़हर साहब को सब्र जमील अता करे, उनकी मुश्किलात आसान करे। वो रुपोश हैं और आपको पता है कि सामने भी नहीं आ सकते, पता नहीं वो कैसे ये जनाजा वगैरह भी हैंडल पढ़ पाएंगे या नहीं करेंगे, किस तरह से होगा। तो ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है कि आप रुपोशी में हों, लोग अफसोस करने आना चाहते हैं, आप अपने वालिदैन के जाने का गम करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने इस तरह के मसलों में होते हैं कि जहाँ पर आप ठीक से बैठकर किसी से ताज़ियत भी वसूल नहीं कर पा रहे होते। तो ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। अगर रियासत के सीने में कोई दिल होता तो शायद इन लोगों को थोड़ी सी
शर्म आती, थोड़ा एहसास होता लोगों का, क्योंकि इस दौरान बहुत सी वफ़ात हुई हैं। शहरयार आफरीदी साहब के घर पे आमिर मुग़ल साहब की वालदा भी वफ़ात पा गई थी। फिर मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे ने जिस तरह से जान दी, वो भी आपके सामने है सारी बात। तो कई ऐसी अमवात हुई हैं, लेकिन हमने देखा है कि रियासत ने बड़े पत्थर दिल का मुजाहरा किया है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक ख़बर थी जी आपके लिए। अब ज़ाहिर है उनकी नशिस्त भी खाली हो गई है, तो यहाँ लाहौर से अब एक ज़िमनी इलेक्शन भी होगा। उसके अलावा जी आज पीटीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने फिर ये 9 मई के सारे मामले के ऊपर बड़ी धुआंधार ज़बरदस्त जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, बाबर अवान साहब, आलिया हमजा साहिबा, इन सब ने इस फैसले को कंडेम किया है। सब ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ बुलंद की और बताया कि अदालतें बिल्कुल मफलूज हो चुकी हैं और निज़ाम जो है अदालती बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। अलबत्ता उन्होंने ऐलान किया कि जो भी है जैसा भी है, ज़ाहिर है अदालतें तो अब यही अवेलेबल हैं, अब हिंदुस्तान की अदालत में जाके तो नहीं अपील कर सकते, तो लिहाजा अपीलें तो वो करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर जो मुनीफ फ़ारूक साहब का ट्वीट है वो बड़ा मानी खेज़ है। मुनीफ फ़ारूक साहब आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, बड़ी करीबी खबर लाते हैं, तो उनका इसके ऊपर अब ये खबर है या एनालिसिस है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक ट्वीट बड़ा अहम किया और उनका ये कहना है कि पीटीआई को इदराक नहीं है कि मामला कितना संगीन है। 9 मई का जो वाक़या था, जितने उसके तारीख़ी असरात थे, उसका रद्द-ए-अमल भी इतना ही गैर मामूली होना था। और वो ये भी कहते हैं कि जब रियासत जो है वो आपसे नाराज़ हो या वो उस पर यानी आप यही कह लें कि अपने गुस्से में है, तो उसके सामने ना कोई दलील चलती है ना कोई कानून चलता है। ये बहुत मानी खेज़ बात उन्होंने की है। ये ख़ुद इस बात का एतराफ़ है एक तरह से कि जो फ़ैसले हो रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहे, बल्कि ये फ़ैसले रियासत जो है जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई कर रही है इस तरह से किए जा रहे हैं। और आखिर में वो ये भी लिखते हैं कि बज़ाहिर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिवाय 9 मई का सारा वाक़या इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने और माफ़ी मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अब इसको आप मैसेज कह लें, मशवरा कह लें या उनका एनालिसिस है, ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब माफ़ी मांगे बगैर और ज़िम्मेदारी लिए बगैर 9 मई की कोई रियायत नहीं मिलेगी और इस सिलसिले में किसी आइन और कानून को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। ये बात आप देख लें, हमें होती हुई नज़र भी वैसे आ रही है कि आइन और कानून के मुताबिक तो ज़ाहिर फ़ैसले नहीं हो रहे। तो इससे पता क्या चल रहा है? पता यही चल रहा है कि इस मसले का हल नज़र नहीं आता निकलता हुआ, क्योंकि इधर इमरान खान साहब इस बात पे ज़ाहिर है किसी सूरत एग्री नहीं करेंगे कि वो माफ़ी मांगें, और दूसरी तरफ जितना ब्रूटैलिटी का मुजाहरा हुआ है उसके बाद उधर से भी कोई रहम की या कोई आप कह लें कि जी कोई सियासी किसी नरमी की कोई वो भी चांस नज़र नहीं आ रहा। पिछले 3 साल से जुल्म में इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। तो इसलिए इस तरफ भी कोई हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आती और उस तरफ भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। आज मरीम रियाज भट्टू साहिबा का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली से 1-2 लोगों की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में इमरान खान साहब भी मौजूद थे और बुशरा बीबी से उनकी भी वहाँ पे मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में जो बुशरा बीबी साहिबा के रिलेटिव्स के बाहर जब आने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की होगी ज़ाहिर है, तो वो पता चला है कि इमरान खान साहब ने उसमें बताया है कि अगेन थ्रू आउट उनका टीवी जो है वो टोटली बंद है और उनको बुरे हालात में रखा हुआ है, और इमरान खान साहब को किताबें भी नहीं दी गई हैं, और ये भी वो बता रही हैं कि उनको पानी जो पीने का है वो भी साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। अब ये जो बात है ये बहुत अलार्मिंग है। एक तो इससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब पे ज़हनी तशद्दुद हो रहा है, एक मेंटल टॉर्चर है। ज़ाहिर है कि एक शख्स को आप एक कमरे में बंद कर दें, ना उसके पास टीवी है, ना अखबार है, ना किताब है, और ना कोई शख्स है कि जिससे वो बात कर सके, तो वो मुसलसल एक बंद कमरे में, एक बंद डब्बे में, वो तो ऐसे है कि आपने उसको ज़िंदा कब्र में बिठा दिया है, क्योंकि उसका तो कोई राब्ता नहीं किसी से, कुछ नहीं, तो वो तो एक ज़िंदा कब्र में आपने उसको बिठा दिया एक तरह से। तो ये एक ज़हनी टॉर्चर है और शदीद है, और आप इसको 2 दिन एक आम इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि इमरान खान साहब मुसलसल बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो उनकी आप एज देखें, उस एज के बावजूद भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, जो और भी तशवीशनाक बात है वो ये कि अगर वाकई उनको पानी भी साफ़ नहीं मुहैया किया जा रहा और वो इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे ये ख़तरा है कि फिर जो पिछले दिनों आपने वाक़यात देखे हैं कि बहुत से जो पीटीआई के कारकुन हैं वो बाहर आए हैं, तो किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, वो जेलों से बाहर आते हैं तो वो आके बेचारे 10 के करीब कारकुनान हैं जो फौत हो चुके हैं।
کیونکہ جیلوں میں ان کو کھانا پینا صحیح مہیا نہیں کیا گیا، صفائی کی صحیح سہولیات نہیں تھیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کرے گی، تو وہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ذوالفقار بھٹو کی طرح پھانسی دے کے مارنا ہے، یا کسی نے کوئی اندر جا کے ان کو گولی مار دینی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی زہر دے دینا ہے. یہ بھی مارنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو کوئی ایسی کنڈیشنز میں رکھ دیں کہ وہ خود ہی طبی طور پر ہی اس کنڈیشن میں سروائیو نہ کر پائے، اور جب وہ ظاہر ہے اگر اس کی ایج زیادہ ہو تو وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت میرے لیے تو پریشان کن بات ہے کہ اگر ان کو پانی صحیح مہیا نہیں کیا جا رہا اور اس طرح سے ان کو مینٹل ٹارچر میں رکھا جا رہا ہے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی اس چیز کے لیے کوئی تیار ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ دیکھیے جب ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے کوئی شخص جو کہ اس کی جیل میں ہے تو اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی صحت ٹھیک رہے. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی جب بیماری کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو اس وقت زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ بھئی ان کو کچھ ہو نہ جائے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہی پریشانی ہوئی کہ بھئی واقعی جیل میں ان کی طبیعت اگر ایسی ہو گئی تو یہ خدا نخواستہ اگر گزر گئے جیل کے اندر تو یہ تو ایک بڑا سٹگما بن جائے گا کہ جی یہ جیل میں پتہ نہیں کس طرح سے رکھا ہوا تھا، انہوں نے مار دیا. تو فوری ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ملک سے اور علاج کے لیے باہر بھیج دیا گیا. لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ مینٹلی اس چیز کے لیے کہیں ایکسیپٹنس ہے کہ جی اگر ہوتا ہے کچھ تو ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ایکسیپٹنس نہ ہو تو پھر ان کو بہتر کنڈیشنز میں رکھا جانا چاہیے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں، یوں بھی ان کی جو ہے ان کی تو بہتر سہولیات ہونی چاہیے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، وہ کوئی عادی مجرم تھوڑی ہیں، وہ تو ایک فلاحی کام کرنے والا درویش صفت انسان ہے جس نے بہت کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے. وہ ملک کا قومی ہیرو ہے، اور وہ کوئی عادی مجرم تھوڑی ہے کہ جس کو آپ اس طرح کے حالات میں رکھیں. ویسے تو عادی مجرموں کے لیے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں اور آپ ان کو اسی طرح کی ان کو حقوق جو ہیں وہ دیتے ہیں، ان کے پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک قومی ہیرو ہے جو کہ ایک صرف پولیٹیکل پرزنر ہے اور آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کو اس طرح کی کنڈیشن میں رکھ رہے ہیں. تو اب تو یہ ایک سیریس ایشو ہے کہ خدا نخواستہ ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں. اور اب کمیونیکیشن بالکل بند کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا مزید جو ایک اپنی پرابلم بتانے کا بھی جو ایک ذریعہ ہے وہ تک بھی ختم کر دیا گیا ہے. فی الحال تو ان کی بہنوں سے بھی آج ملاقات نہیں ہوئی، صرف ان کے لائر سے 2-4 منٹ کی ظہیر عباس صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے تو ہوئی ہے. اس میں بھی انہوں نے پھر احتجاج کے حوالے سے پیغام دیا ہے. اب اس پہ پتہ نہیں پی ٹی آئی نے کب عمل کرنا ہے، لیکن انہوں نے آج پھر اسی بات کو دہرایا ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے نظام کو صحیح کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. سیدھی سی بات یہ ہے. تو یہ تھی جی آج کی ساری سچویشن. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.